नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, इज़ इट नेसेसरी टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? क्या हमें एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत ज़रूरी है। अधिकतर मरीज़ क्या करते हैं कि जब हमारे पास आते हैं किसी इन्फेक्शन को लेके, चाहे वो फीवर हो, कॉफ हो, यूरिनरी इन्फेक्शन हो, तो हम उनकी कई सारे पैरामीटर्स को देख के, कई सारे पैमानों को देख के हम उनको दवा लिखते हैं। इसमें एक होता है आपके सिम्पटम्स क्या हैं, दूसरा कि हमारा खुद आपका परीक्षण करके, जाँच करके हमको क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। तीसरा है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमें ज़रूरी लगते हैं तो हम वो कराते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इस समय क्या कोई बीमारी फैल रही है उस पॉपुलेशन में, हमारे देश में, उस भाग में। इन सभी चीज़ों को साथ में रखते हुए फिर हम आपके लिए दवा का निर्णय करते हैं। कई बार आप पाएँगे कि हम एंटीबायोटिक्स नहीं भी देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो इन्फेक्शन है वो वायरल या किसी एलर्जिक इस तरह के किसी कारण से आपको परेशानी हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि एंटीबायोटिक्स आपको दी ही जाए। अब दिक्कत क्या होती है? हमने आपको एंटीबायोटिक लिखी, आप घर गए, आपको 2 दिन में अच्छा लगा, आपने एंटीबायोटिक छोड़ दी। हमें बताया नहीं और कुछ दिन में आप फिर आए। फिर आके आपने हमसे कहा कि हमें तो फिर से फ़ीवर हो गया या हमें दिक्कत हो गई, ये तो दवाई हमें सूट ही नहीं की। और जब डिस्कशन हुआ तो पता चला कि आपने तो उसको 2-3 दिन में ही छोड़ दिया था। तो अब आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो दिक्कत है वो क्या हुई कि जब आपने दवाई छोड़ी, तो नंबर 1 जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से गया नहीं था और वो धीमे-धीमे करके अंदर शरीर में नुकसान पहुँचाता रहा और फिर आप दोबारा उस परेशानी को और भी अधिक लेके हमारे पास आए। नंबर 2 कि उसके अंदर रहने से और उसको हम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए वो बैक्टीरिया और भी स्ट्रॉन्ग होके हम पर अटैक करता है। तो अब उससे जूझना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। और तीसरा ये कि अगर आप बार-बार इस तरह से करते रहे, तो फिर क्या होगा? एक कंडीशन है, एक शब्द है जिसको हम कहते हैं एएमआर, मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आपको फिर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और अब इससे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आपको जो भी कोर्स लिखा है, वो सोच समझ के लिखा गया है। उसके नंबर ऑफ डेज़ सोच समझ के तय किए गए हैं और उसको न करने पर देखिए क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसमें इन कारणों से आप अपनी एंटीबायोटिक कोर्स को ज़रूर पूरा करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि डॉक्टर्स एक कोशिश करते हैं। हम भी जब पेशेंट को देखते हैं तो हम सोचते हैं नंबर 1, क्या मुझे एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है भी कि नहीं? और अगर नहीं होगी तो मैं एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल नहीं हम लोग लिखने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको लिखी गई है तो ज़रूरत थी इसीलिए लिखी गई है। नंबर 2, हम भी इसी में विश्वास करते हैं कि शॉर्टर इज़ बेटर। जितना हम मिनिमम कोर्स दे सकें, हम उतना ही देना चाहेंगे। हम भी आपको लंबे समय तक एंटीबायोटिक नहीं देना चाहते। जैसे कि 5 दिन के कोर्स को अधिकतर हम लोग शॉर्ट कोर्स मानते हैं और 7 डेज़ एंड अबव के कोर्स को हम लॉन्ग कोर्स मानते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो लॉन्ग कोर्स भी दिया जाएगा, पर डॉक्टर्स भी शॉर्टर इज़ बेटर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सारी रिसर्चर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन सब ने मिलके स्टडी की और पाया कि किसी भी दवा को इस हालत में हम शॉर्टेस्ट कितना दे सकते हैं। पर वो हर मरीज़ के ऊपर, उसके हालातों के ऊपर वेरिएशन होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी से पूछ के कि अरे उनको तो इतने दिन की दी थी। हमें इसको इंडिविजुअलाइज़ और कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। हम इसको एक शब्द यूज़ करते हैं, टेलर मेड। आपके लिए स्पेशली हम तय करेंगे कि हमें कितनी दवा देनी है। तीसरी एक चीज़ हम लोग और फ़ॉलो करते हैं, वो है मिनिमल डोज़। अपनी तरफ से हम आपको हमेशा मिनिमल डोज़ देते हैं। पेशेंट्स बाद में आते हैं और कहते हैं मैम हमने छोड़ दी। उस समय हमें कुछ नहीं बताया। और क्यों छोड़ दी? क्योंकि हमें वो भारी लग रही थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कभी-कभी हो सकता है अचानक मुँह में छाले हो जाएँ, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तब तो आपको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करके, हम भी चाहेंगे कि वो दवा बंद हो। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो इन्फेक्शन लिंगरिंग पड़ा ना रहे, कि कल को हमें बहुत तंग करने वाला है, हम सबको, आपको और हमें। तो हम तय करेंगे कि क्या हम कोई दूसरी दवा दें या क्या करें। तो रिक्वेस्ट क्या रहेगी कि आपको अगर दवा लगे कि आपको कुछ एलर्जीज़ हो रही हैं, तो आप जाके डॉक्टर को मिलिए और कोई ऑड आवर्स हैं तो इमरजेंसी में जाइए, लेकिन अपने आप ये एक्शंस मत लीजिए। एक और चीज़ हम लोग बड़ी कॉमनली देखते हैं
कि हमें पिछली बार इन्फेक्शन था, यही सिम्टम्स थे, आपने हमको ये दवा दी, अब घर गए। पिछले 6 महीनों में 2-3 बार ऐसा हुआ, हर बार उन्होंने अपने आप वही दवा प्रिस्क्रिप्शन से ले ली। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि हम सारे पैरामीटर्स के अनुसार तय करते हैं कि आपको हम एंटीबायोटिक दें भी या नहीं, और दें तो कौन सी दें, और कितने समय दें, और कितनी डोज दें। अब ये आप अपने आप करते रहे, और जब आए उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं थी या फिर लंबे समय तक थी, तो वो आपने खुद किया और उससे फिर वो मुंह बाए खड़ा हो गया, जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब पहले एंटीबायोटिक्स ईजाद नहीं हुई थी, उस समय लोग बहुत छोटे छोटे इन्फेक्शन से, छोटी सी सर्जरी में लोगों की जान चली जाती थी, तो कोई तरीका नहीं था कि हम उनके इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकें। और एंटीबायोटिक्स का आना एक बिल्कुल चमत्कार, एक मैजिक की तरह से हुआ और लोगों की जानें बचने लगी। लेकिन अभी भी कई सारे देश हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, कि हम लोग अक्रॉस द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीद सकते हैं। जैसे अफ्रीका में बहुत सारी जानें आज भी जा रही हैं, क्योंकि वो लोग अक्रॉस द काउंटर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और वहाँ छोटे छोटे इन्फेक्शन से आज भी लोग मर रहे हैं। वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये नियम बना दिया है कि आप एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ले सकते हैं, और उसको फार्मासिस्ट सब समझाते हैं कितने दिन लेना, और आपको उतना ही लेना होता है। हमारे देश में अब डॉक्टर्स को विजिट तो करते हैं, पर दूसरे डॉक्टर हैं, जैसे कि रिश्तेदार ने बता दिया, मित्र ने बता दिया, या कभी केमिस्ट ने कह दिया हाँ आजकल ये वाला इन्फेक्शन चल रहा है, आप ये ले लो, तो बिना परीक्षण के आप अपने रिश्तेदारों के बताने पर कि मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मुझे ऐसी खांसी थी और मैंने ये खा लिया, और आप जाकर के अपनी एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, ज़रूरत थी कि नहीं, बिना जाने क्या वो वायरल है, क्या उसमें ज़रूरत है भी कि नहीं। और दूसरी बात, फिर आप उसका कोर्स भी पूरा नहीं करते हैं, आप उसको बड़ा लाइटली लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, जो कि कहते हैं कि पॉपुलेशन रेजिस्टेंस। हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, और उसके कारण जो रेजिस्टेंस है कि वो हम उसको फाइट ना कर पाएँ, एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज को, उन इन्फेक्शंस को, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम डॉक्टर्स चाहते हैं कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी संभले, है ना, सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़े भयावह रूप ले सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो लोगों की जानें चली जाती थी, तो अब क्या होगा अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुई, जो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आप आए, आपको इन्फेक्शन था, मैंने आपको एक हल्की सी, जिसको आप लोग कॉमन भाषा में कहते हैं मैडम हल्की दवा दीजिएगा, तो हमने आपको एक हल्की दवा दी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन या फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक। वो हमने आपको दे दी, आप ठीक हो गए। अब अगर आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया कोर्स को, या अपनी मर्जी से इधर उधर से ले लिया, ज़रूरत थी या नहीं थी, तब क्या होगा कि वो हल्की दवा काम करना बंद कर देगी। तो एक चीज़ जो मेरा, मैं एक उठाती तलवार और उससे काट देती उस इन्फेक्शन को, वो हमने खो दिया मौका। अब हमको जाना पड़ेगा सेकेंड लाइन या सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स पे, मतलब मुझे अब तलवार के बदले बंदूक चलानी पड़ी। और ये एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ज़्यादा महंगी भी होती हैं, और साथ में हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी, दूसरे अंदर के वाइटल ऑर्गन्स पर भी उनका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, पर मजबूरी है, हमको झेलना पड़ेगा। अब अगर आपने और भी ध्यान नहीं दिया और यही सब करते रहे, या हमारी पॉपुलेशन में दूसरे लोग करते रहे, तब क्या होगा कि हमें थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि अब हमें मिसाइल चलानी पड़ेगी। अब जो काम तलवार से हो जाता था, वो काम अब मुझे मिसाइल चलानी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, और ज़्यादा महंगी, ये होती चली जाएंगी। और आप सोचिए कि अगर ऐसा होता गया, हम सब मिलके यही सब करते रहे, तो क्या स्थिति हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सब लगे हुए हैं कि वो और भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक निकालें, और परेशान हैं। और इसीलिए हम लोग सब मिल कर के डॉक्टर्स ये आपसे साथ शेयर करना चाहते हैं। इसमें हमें आपका योगदान चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम इसको कर नहीं पाएंगे। आप हमारी मदद कीजिए, अपने साथियों की, इस पूरे संसार की। बस जो भी आपको एंटीबायोटिक कोर्स मिलता है, याद रखिएगा आपको डॉक्टर ने तभी दिया जब उसकी ज़रूरत थी, आपको मिनिमल डोज दी, एंड शॉर्टर इज़ बेटर। जितना शॉर्ट दे सकते थे कोर्स, जिससे हमारा काम भी पूरा हो जाए, वही दिया गया है। आप अपने कोर्स को पूरा कीजिए,
हम लोग खुद ही ध्यान रखते हैं कि लोगों का मुँह का स्वाद बदल जाता है। वो हमारी इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया हमारी आँतों में होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज़ उनको मारती हैं एंटीबायोटिक्स। हमें एसिडिटी करती हैं, पेट फूलता है, हम जानते हैं इन बातों को और इसीलिए हम आपको प्रिस्क्रिप्शन में एसिडिटी को ख़त्म करने की दवा भी देते हैं। कुछ प्रोबायोटिक्स भी देते हैं जो कि हमारी आँतों में जो नॉर्मल बैक्टीरियाज़, हेल्दी बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो ख़त्म ना हो, जो हमारी हेल्थ को बनाए रखते हैं। तो आप देखेंगे कभी-कभी मैं ये भी पाती हूँ बड़े आश्चर्यजनक कि पेशेंट को हम समझा के भेजते हैं कि आपकी जो नंबर 1 है वो तो एंटीबायोटिक है, उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे हमने ये प्रोबायोटिक और साथ में एंटासिड भी दी है जिससे आप परेशान ना हो और बीच में कोर्स ना छोड़ें। कभी-कभी मैं दंग हो जाती हूँ, वो केवल एंटीबायोटिक खाते हैं और बाकी चीज़ें नहीं लेते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर परेशान होते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को पूरा फ़ॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिलिए और प्लीज़ ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप बिल्कुल भी एंटीबायोटिक के कोर्स जो आपको मिलते हैं उसको पूरी तरह से लें और इस तरीके से सबकी मदद करें, अपनी भी और दूसरों की भी। खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह फ़ॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।